देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह में हैं। आज सुबह सुबह वो CDS बिपिन रावत के साथ लेह पहुंच गए हैं। मोदी ने फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचकर जायजा लिया है। जवानों से मुलाकात हो रही है उनकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान के घायल जवानों से भी हालचाल पूछा है। और जबकि 11,000 फीट की ऊंचाई में LAC में फॉरवर्ड इलाके में नीमू पर पहुंचे हुए हैं देश के प्रधानमंत्री, तब पूरा देश इस जगह की तरफ देख रहा है। न सिर्फ पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इस पर हैं, और खास तौर से चीन की, जिसने इस पूरे इलाके में उकसाने वाली हरकत की है और अब भी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। 3 राउंड की बैठक के बाद भी उसने अब तक अपना रवैया नहीं बदला है। बहरहाल दोनों देशों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि एक दूसरे की तरफ से ग्रेजुअल और वेरीफाइबल डिसएंगेजमेंट किया जाएगा, डिस्कलेशन किया जाएगा, चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, और एक दूसरा पक्ष एक को देखने के लिए स्वतंत्र होगा कि जो कहा गया था उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह में जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं, और यह बहुत सरप्राइजिंग है। देश को पता नहीं था कि प्रधानमंत्री अचानक सुबह वहां पहुंचने वाले हैं, और इसी सरप्राइज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं, और चीन भी इस बात से खौफजदा है। इससे पहले देश के पास सूचना यह थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं वहां, और न सिर्फ इस इलाके का जायजा लेंगे बल्कि वहां जवानों से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन अब जो खबर आई उसके मुताबिक ये तस्वीरें ये बता रही थी कि रक्षा मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पहुंच गए हैं। 11,000 फीट की ऊंचाई पर एक्लेमेटाइज करने में टाइम लगता है। वो प्लेन से पहुंचे हैं, दिल्ली से वहां गए हैं, लेकिन इस बात की परवाह किए बगैर कि यहां की परिस्थितियों के हिसाब से ढलने में वक्त चाहिए, वो वहां जवानों के बीच 11,000 फीट पर पहुंचकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। यहां ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें आपको नजर आ रहे हैं, CDS बिपिन रावत नजर आ रहे हैं, और आर्मी चीफ नरवणे भी आपको इसमें नजर आ रहे हैं। एक दूसरे से पर्याप्त दूरी का ध्यान रखते हुए, यहां जो फिजिकल डिस्टेंसिंग कोविड से चैलेंज में चाहिए उसका ध्यान रखते हुए, और जो सबसे बड़ा चैलेंज इस समय हिंदुस्तान के सामने है उससे मुकाबिल होने के लिए खुद देश का प्रधान मोर्चे पर पहुंचा हुआ है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, और इनके साथ हम बातचीत करेंगे और समझेंगे इस जेस्चर का मतलब क्या है, क्या दिखाता है ये बहुत बड़ा संदेश है, लेकिन इसमें छिपे हुए मायने क्या हैं हमारे लिए, अपने देश के लिए, और उसके लिए जो देश की तरफ दुश्मनी की निगाहों से देखता है। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं इन मामलों में अपने वो नजरिए वो दे रहे हैं जो एकदम सटीक होते हैं, और एक्सपर्ट्स वो देख पाते हैं जो हम और आप नहीं देख पाते। मेजर जनरल AJB जैनी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। ध्रुव कटोच साहब डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड हमारे साथ इस चर्चा में है। विष्णु प्रकाश साहब पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल आजाद पांडे चीन से जुड़ रहे हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं, और यह बता सकते हैं हमको कि चीन में इस खबर को किस तरीके से डाइसेक्ट किया जा रहा है। अनिल आजाद पांडे, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। यह खबर चीन पहुंच गई होगी, क्या आपको पता चला है वहां रिएक्शंस क्या हैं? देखिए दिनेश, अभी तक तो इस बारे में यहाँ पर कोई खास रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है दोपहर होते होते शाम, क्योंकि यहाँ अभी लगभग 1:30 बजे हैं, तो मुझे लगता है शाम होते होते यहाँ पर खबर जरूर आएगी। और क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री उस इलाके में पहुंचे हैं जहाँ पर तनाव चल रहा था और उसके आसपास के इलाके में पहुंचे हैं, तो चीन जरूर प्रतिक्रिया अपनी ओर से व्यक्त करेगा उसको लेकर। दिनेश जी, रामेश्वर सिंह वरिष्ठ पत्रकार मॉस्को से मेरे साथ जुड़ेंगे। मॉस्को को भी उकसाने का काम किया गया है। व्लादिवोस्तोक के बारे में कहा गया है कि 1860 से पहले तो यह चीन का हिस्सा था। पूरी दुनिया को अपनी जमीन बताने में लगे चीन को लेकर। अब रूस का नजरिया क्या है, जरा यह भी समझिए। रामेश्वर सिंह साहब, ये खबर जब आम हुई, रूस में इसको लेकर प्रतिक्रिया क्या थी? आज के डेट में यहाँ ऐसा कोई भी मीडिया में खबर कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग, अगर आप देख रहे होंगे, रूस में 1 तारीख को अमेंडमेंट हो रहा था, वोटिंग हो रही थी इनके कॉन्स्टिट्यूशन पर, तो अभी तक केवल वही सब चल रहा है। अभी इसके बारे में कोई इतनी बड़ी कोई खबर मीडिया में नहीं आ रही है। अभी कोई बड़ी खबर नहीं आई है। जाहिर है ये देखा जा रहा होगा कि सोच समझकर प्रतिक्रिया दी जाए, क्योंकि रूस नहीं चाहता कि इसकी एक बड़ी सीमा जो चीन से लगी हुई है उसमें किसी तरह का तनाव चीन पैदा करे, लिहाजा इसको वेट एंड वॉच में रखा गया होगा। लेकिन इतनी बड़ी खबर से निगाहें हट गई हों, इग्नोर कर गए हों लोग, ऐसा नहीं हो सकता। रूस के एक हिस्से को भी अपना बता रहा है वो चीन। अब मैं चलता हूं सिवाच साहब के पास। सिवाच साहब, LAC में
ये खबर कि दोनों तरफ एक एक डिवीजन तैनात होती है, कुल मिलाकर 20,000 जवान दोनों तरफ को अगर मिला लिया जाए, लेकिन इस समय दोनों तरफ दो डिवीजन, बल्कि भारत की तरफ एक और डिवीजन का तैनात हो जाना और उस बीच में प्रधानमंत्री का लेह का सरप्राइज दौरा करना, क्या दिखा रहा है ये एक बहुत बड़ा दिनेश, बहुत बड़ा मैसेज भेजा गया है। ये बताया गया है चीन और पाकिस्तान दोनों को निमू में लैंड करने का यही मकसद है कि दोनों तरफ से वो बॉर्डर पड़ता है, पाकिस्तान भी और उधर से आपका चीन भी, कि भारत जो है मीन बिजनेस अगर लॉन्ग हॉल है तो लॉन्ग हॉल के लिए तैयार है, मगर चीन को जहां से अप्रैल 2020 में आया है उससे पीछे जाना पड़ेगा और भारत इसके लिए तैयार है अगर लॉन्ग हॉल भी है। और भारत अगर दो फ्रंट वार करने के लिए अगर करने की जरूरत है तो उसके लिए भी तैयार है। एक प्रकार से चीन के लिए बहुत बड़ा मैसेज भेजा गया है प्रधानमंत्री के जाने से कि भारत जो है कहीं हद तक जाने के लिए तैयार है। इसी प्रकार से जो अपने जवान हैं उनके लिए एक इतना अच्छा मैसेज है कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम जो कुछ होगा और ये देश का वो प्रधानमंत्री है जो दिवाली देश के जवानों के साथ मनाता है। ये वो प्रधानमंत्री है जो देश के जवानों के हौसले को सबसे आगे रखता है, लिहाजा उसके वहां पहुंच जाने भर से आप समझ सकते हैं जवानों के मोराल में क्या तब्दीली आएगी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ले चलूं और बताऊं कि ये जो 3,488 किलोमीटर हैं चीन के साथ लगे हुए, इसमें कौन सा वो 1,500 कुछ किलोमीटर का इलाका है लेह लद्दाख का जिस पर चीन अपनी निगाहें गड़ाए बैठा है और पाकिस्तान इसमें साथ दे रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि जो करगिल में हुआ था वो भी इसी बड़ी डिजाइन का एक हिस्सा था, चीन की शह पर ही पाकिस्तान ने वो किया था जो करगिल में देखने को मिला था। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको उधर ले जाऊं और इंफोग्राफिक्स के जरिए बताऊं कि चीन कहां से हटा है और कहां अब भी डटा है और कहां से उसको हटाना है, मैं चलता हूं अपने अगले मेहमान के पास। जैनी साहब, मैं आपके पास यह समझने के लिए आ रहा हूं कि चीन की तरफ से ये दिखाया जाना कि आपके किए जा रहे किसी भी एक्शन का, कदम का हम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, बल्कि ढिठाई दिखाने के लिए और ज्यादा जवानों को वहां डिप्लॉय करना, क्या इस स्ट्रैटेजी की काट भारत अब बहुत अच्छे से ढूंढ चुका है? जी दिनेश, देखिए चीन का पहली बात भरोसा नहीं किया जा सकता। आप देख रहे हैं कि 6 जून को बात हुई उच्च दर्जे के फौजी लेवल पर, 22 को हुई, 26 को हुई, 17 तारीख को विदेश लेवल पर बात हुई, विदेश मंत्री लेवल पर बात हुई, लेकिन चीन का हमेशा 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे का रवैया रहा है। तो चीन जानी साहब, मैं आपके पास आता हूं। कीप फॉरवर्ड पॉलिसी इसी को कहते हैं और ये 2 तरीके की नीतियां वो अक्सर अपनाता रहा है। एक तो निबल एंड नेगोशिएट, पहले परेशानी पैदा करो और उसके बाद बातचीत करो। जब परेशानी सिरदर्दी हटाने के लिए मुल्क कुछ एक चीजों को सीड करने के लिए मान जाए, कुछ एक चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए मान जाए, बेशक वो थोपी गई चीजों हो, तब कुछ एक चीजें छोड़ दो। और दूसरा ये क्रीपिंग फॉरवर्ड, 3 कदम आगे जाओ, जब रोका जाए टोका जाए तो 2 कदम पीछे आ जाओ और 1 कदम जमीन हड़प लो। ये करने की कोशिश कर रहा है वो लद्दाख में, लेकिन लद्दाख का वो कौन सा इलाका है और कहां पर वो डटा हुआ है, ये जरा समझाते हैं। कौन सा वो इलाका है जहां मई के महीने में झड़प से शुरुआत हुई थी? वो था पैंगोंग त्सो, जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। अब तो ये तस्वीरें आपके निगाह में और आपके जहन में बैठ गई होंगी। ये है पैंगोंग त्सो का इलाका। ये जो आपको नीली तस्वीर दिखाई दे रही है, ये जो नीला अक्स दिखाई दे रहा है, ये झील का अक्स है। ये सैटेलाइट से लिया गया अक्स, सैटेलाइट से ली गई इमेजरी और उसमें आपको पैंगोंग त्सो दिखाई दे रहा है। इसमें आज एक और चीज जो अभी तक आपकी जानकारी में शायद ही आई हो वो मैं बता देता हूं। ये जो पैंगोंग त्सो है, इसमें अभी तक आप समझ गए हैं कि फिंगर 1 से लेकर फिंगर 4 तक हिंदुस्तान है और फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक चीन अपना दावा करता है और फिंगर 4 तक उसने अपनी सड़क भी बना ली है, आपको मालूम होगा। लेकिन अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये पैंगोंग त्सो वाला जो तस्वीर है, एक बार फिर से लाइए। ये है पैंगोंग त्सो का। अभी आप ये देखें, ये अगर आप पैंगोंग त्सो ये देख रहे हैं तो ये है उसका उत्तरी किनारा, ऊपर की तरफ का। दक्षिणी किनारा अभी इस तस्वीर में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। दक्षिणी किनारा और भी दुर्गम है, लिहाजा वहां रोड नहीं बना पाया है वो, लेकिन यहां पर उसने रोड बना ली है जो फिंगर 4 तक पहुंचती है। फिंगर 4 को बड़ी आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरह की इमेजरी में। ये फिंगर 4 में ये जो पेनिनसुला जैसी ये जो बढ़ी हुई रिज दिखाई दे रही है, माउंटेनियस रिज। पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप, प्रायद्वीप मतलब वो जो ज्यादातर हिस्सा उसका पानी से घिरा हुआ होता है, वो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर। ये है फिंगर 4। इसके आगे पेट्रोलिंग करना चाहता है चीन। भारत अब मना कर रहा है, लेकिन भारत जो पेट्रोलिंग करता था आगे तक
फुट से और बोट से, उसको फिंगर 4 पर चीन की तरफ से रोकने की कोशिश की जा रही है। और ये पैंगोंग त्सो ही वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट किया गया है चीन की तरफ से। हालांकि ऊपर अगर आप देखेंगे लद्दाख में ऊपर की तरफ अगर आप जाएंगे काराकोरम पास की तरफ ऊपर, तो वहां उसने डेप्सांग में, जो कि दौलत बेग ओल्डी से करीब है, वहां उसने बॉटल नेक में भारत की पेट्रोलिंग को आगे बढ़ने से रोका है। नीचे आने पर गलवान का वो पेट्रोल पॉइंट 14 आपको याद ही होगा, आगे मैं आपको दिखाऊंगा, जहां पर वो काबिज तो है लेकिन स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसकी नहीं है। उसके नीचे आप आएंगे तो हॉट स्प्रिंग है, हॉट स्प्रिंग से नीचे की तरफ आएंगे तो वो डेमचोक और चुमार में भी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं पैंगोंग त्सो। पैंगोंग त्सो के नीचे एक और झील है, स्पेंगर झील। हालांकि वो इतनी बड़ी झील नहीं है, और स्पेंगर झील के बारे में बताया जाता है कि 20 किलोमीटर चौड़ी है और 4 किलोमीटर इसका दायरा है। लेकिन उसके ऊपर ये जो पैंगोंग त्सो है, पैंगोंग त्सो में उसने फोर्टिफिकेशन को बिल्ड किया है, खास तौर से यहां पे चढ़ गया है। वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे असल में होता क्या, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। यहां से जो उसकी गाड़ियां जाती हैं, वो गाड़ियां यहां पर जाकर यू टर्न लेती हैं। यहां यू टर्न के लिए उसने एक लूप बना रखा है, यहां से यू टर्न लेके वो वापस आती हैं। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से जो पेट्रोलिंग चल रही होती है, वो पेट्रोलिंग यहां पर जाने के बाद, यहां बहुत सकरी क्लिफ है, इसलिए इसमें से केवल एक कतार में ही लोग जा सकते हैं। पेट्रोल करने वाले जवानों की 2 कतारें नहीं हो सकती हैं, सिंगल फाइल हो सकती है। और यहां से जाकर यहां पर उनको रोका जा रहा है। यहां तक उसने अपनी रोड बना ली है। पहले एक कच्ची रोड बनाई थी। मैं अक्सर आपको अपने कार्यक्रमों में बताता रहा हूं कि कैसे 1999 में जब करगिल चल रहा था, उस समय ध्यान बटा होने का फायदा लेकर उसने पहले कच्ची रोड बनाई और उसको अब ब्लैक टॉप कर दिया है। यहां तक उसने अपनी रोड बना ली है। यहां पर रिजेस में ऊपर चढ़ गया है, जहां पर चढ़ने के बाद उसने ऑल्टीट्यूड का स्ट्रैटेजिकल फायदा लेने की कोशिश की है। और यही कहा जा रहा है हिंदुस्तान की तरफ से कि स्टेटस को एंटे मतलब पहले वाली स्थिति, स्टेटस को मतलब यथास्थिति, और एंटे जुड़ जाने से वो पहले वाली यथास्थिति मतलब अप्रैल में जो स्थिति थी, वो वहां पर जब तक नहीं आएंगी सेनाएं तब तक हिंदुस्तान वहां से हटेगा नहीं, ये क्लियर कर दिया गया है। लेकिन क्या चीन इस बार वॉक द टॉक करेगा, जो कहा गया है वो करेगा, या चीन की जो नीति है कि कहो कुछ और करो कुछ और ये तो सू जुन भी कहता रहा है, जिसने आर्ट ऑफ वॉर लिखी है, कि कहो कुछ और करो कुछ और। ध्रुव कटोच साहब, ये पूरी दुनिया पहचान रही है कि वो कहता कुछ और है करता कुछ और है। लेकिन इस बार जो कहा जा रहा है कि इस बार जब डिस्कलेशन होगा, डिसएंगेजमेंट होगा, तो वो ग्रेजुअल होगा, एक एक जगह पर वेरीफाइबल होगा। मतलब एक पक्ष दूसरे जगह को जाकर वेरीफाई कर सकता है कि ये हुआ कि नहीं। चीन क्या यहां पर सिंसियरिटी और सदाशयता दिखाएगा या नहीं? को भरोसा करना वो फजूल वाली बात है। और जो मैसेज अभी जारी है भारत की तरफ से चीन को, वो ये है कि भारत का इरादा मजबूत है और हम पीछे हटेंगे नहीं। हटना इस बार हटना चीन को ही पड़ेगा अगर वो शांति चाहता है तो, क्योंकि भारत तैयार है दोनों रास्ते के लिए। स्टेप बाय स्टेप डी एस्केलेशन करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट आया है, उसका भी साफ यही मतलब है कि हम चीन का भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो पहला फेज में जिसमें जितना भी पीछे उन्होंने जाना है, जब वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद 72 घंटे मिलेंगे हमको वो चेक करने के लिए, और उसके बाद ही फिर दूसरी कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन जहां तक मेरा अपना ख्याल है, चीन के ऊपर भरोसा करना फजूल है। ये जो प्रोसेस है मुझे लगता है सितंबर तक चलती जाएगी इसी प्रकार से, और उसके बाद जब विंटर सेट हो जाएगा या मौसम में खराबी हो जाएगी, उसके बाद फिर देखेंगे कि अगली क्या कार्रवाई होगी। लेकिन जैसे आपने शुरू में बताया, क्या आप चीन के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? मेरे अपने विचार से हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार मजबूत है, देश मजबूत है, भारतीय सेना मजबूत है। ये चाह रहा हूं कि जब ये बात कही गई 15 और 16 जून की दरमियानी रात में ये हुआ कि भारत के 20 जवानों को शहादत देनी पड़ी, लेकिन उधर के 43 निपटाए गए। उसके बाद 17 जून को दोनों तरफ की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्रीज ने आपस में बात की और यह कहा गया कि ऑनेस्ट एफर्ट्स होंगे डीएस्केलेशन के लिए और पूरी सिंसियरिटी के साथ इसको लागू किया जाएगा। दोनों तरफ जो समझदारी बनेगी शांति व्यवस्था कायम करने की, उसको पूरी शिद्दत के साथ, सिंसियरिटी के साथ लागू किया जाएगा। लेकिन ये ग्राउंड पर होता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि 6 जून के बाद 15 जून हो गया, समझ में आता है, लेकिन 15 जून के बाद 17 जून का स्टेटमेंट है। उसके बाद 22 जून को एक बार फिर कमांडर लेवल टॉक्स हुए हैं, 30 जून को फिर से ये हुआ है। मैं जरा विष्णु जी के पास ये बात समझने के लिए जाऊंगा कि विष्णु जी, जब ये बात दोनों तरफ से अग्री करने के बाद स्टेटमेंट दिया जाता है दैट वी हैव अग्रीड टू दिस पर्टिकुलर थिंग,
कि हम यहां पर अपनी अर्नेस्ट कोशिशें करेंगे शांति बहाली की, और उसके बाद ये दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है? वहां पर ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है क्या कि हम लोग अपने लेवल पर कुछ भी बात करते रहें, लेकिन नीचे खासतौर से जो जूनियर कमांडर लेवल है वहां पर आप जो चाहे करते रहना? देखिए, जहां तक मेरा मत है, सिंसियरिटी, भरोसा, समझौता, अगर चीन को पूछा जाए कि इसका अर्थ क्या है तो शायद उनको नहीं मालूम होगा। उनको सिर्फ एक अर्थ मालूम है कि किसी तरह धोखाधड़ी से बातचीत करके, ना बातचीत करके, धमका के, पावर इस्तेमाल करके और अपना मंसूबा पूरा किया जाए। तो ये चीन की प्रवृत्ति बिल्कुल साफ है। अब आप सवाल उठता है कि हम क्यों बातचीत कर रहे हैं? हम इसलिए बातचीत कर रहे हैं कि हम अपनी रक्षा के लिए तैयार हैं, हम चीन के खिलाफ मेजर्स लेने को तैयार हैं, पर फिर भी हमारी कोशिश ये होती है कि अगर आंखें खुली रख के, कान खुले रखकर अगर ये चीन समझ ले कि इसमें उसका कोई लाभ नहीं होगा और हम बातचीत के जरिए कुछ आगे बढ़ सकते हैं तो बढ़ेंगे। बातचीत के जरिए अगर कोई बढ़त मिलती है तो वो तो तब होगी जब भरोसा होगा, जब ट्रस्ट डेफिसिट होगा, उसके बाद अगर आप बात करते चले जाएंगे। और दूसरा, मैं ये भी समझने की कोशिश कर रहा हूं और अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं कि ये 12-12, 14-14 घंटे क्या बातचीत होती है, इतने क्या प्रेजेंटेशंस होते होंगे? क्या ये चीन की तरफ से खास तौर से थका देने के लिए, मेंटली कंफ्यूज कर देने के लिए अपनाई जाने वाली स्ट्रैटेजी है, या वाकई इस तरह की बातों में इतना ही वक्त लगता है? सिवाज साहब, देखो दिनेश, ये तो एक ट्रिक है। चीन को माना जाता है कि ऐसी डिस्कशनों में टाइम लगाता रहता है, आपको वेयर आउट कर देता है, टायर कर देता है, और कहीं आप थक के उसकी बात माने। तो ये तो एक स्ट्रेटेजी है चीन की। चीन पे भरोसा करना तो खतरे से खाली नहीं है। जैसे आप बिल्कुल ठीक सभी बता रहे हैं, 2 कदम आगे लेता है, 1 कदम पीछे लेता है। तो अगर आप ये सोचो कि चीन मान जाएगा जो आज प्रॉमिस किया है, ये बात ठीक नहीं होगी। क्योंकि जब तक आप डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट की बात करते हो, जब डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट होगा, उसके बाद जब तक वेरीफाई नहीं होगा तब तक अगला स्टेप नहीं किया जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि मैं वहां चीफ ऑफ स्टाफ था 2 साल 14 कोर का 2011-12 में, ये जो फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में इसने जो जमावड़ा बना लिया है, जो उसने हाइट्स पकड़ ली हैं और बड़े बड़े बैनर लगा दिए हैं कि ये चीन का इलाका है। से पैंगोंग त्सो में ये होना क्या इसलिए है क्योंकि यहां से ये रोड जो जा रही है स्पेंगर के बगल से जा रही है, यहां से जा रही है, क्या ये जाकर क्योंकि वहां हाईवे 219 से जुड़ रही है और वहां से ये अपनी सप्लाईज वहां के रिजर्व से जारी रख सकते हैं, क्या इसलिए पैंगोंग त्सो में खास तौर से इनकी निगाहें हैं? पैंगोंग त्सो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हाइट पकड़ने से ये जो 45 किलोमीटर का जो हमारे तरफ पूरा पैंगोंग त्सो है उसको डोमिनेट कर सकता है। और साहब और जैनी साहब के पास भी मैं इस बात को लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले बातचीत के बीच युद्ध की हर चाल चीन चल रहा है, हर चाल। चीन ने सबसे भरोसेमंद रॉकेट फोर्स तैनात की है। रॉकेट फोर्स, चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल का भंडार भी बताया जाता है। हमारे यहां जब स्पेशल फोर्सेस की तैनाती की बात आई तो उसने उधर से रॉकेट फोर्स तैनात करने की बात की है। वैसे भी उसने अपनी 2 डिविजन्स वहां पर तैनात की हुई है, एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है उसकी, और यहां पर आप देख रहे हैं इसमें ये यहां जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है उसकी ये जो रॉकेट फोर्स है उसके पास क्या खासियत है, क्या उसने स्पेशल फोर्सेस से डरने के बाद यह फैसला किया है? और जिस तरीके से चीन अपने माल को बहुत अच्छा बताता है लेकिन वो खोखला निकलता है, उसकी उम्र भी कम होती है, क्या उसी तरीके से यहां पर ये जो डिप्लॉयमेंट किए जा रहे हैं अलग अलग नामों से, कभी रॉकेट फोर्स बताया जा रहा है और ये इस तरीके के जार्गन में, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में वो उलझा कर रखना चाहता है, बातचीत भी कर रहा है और दूसरी तरफ रॉकेट फोर्स भी तैनात कर रहा है। इसके मायने क्या हैं जरा ये समझेंगे। और ये भी हम आपको बता दें कि चीन की जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। डेप्सोंग प्लेन में, पैंगोंग में, डेमचोक में सेना बढ़ा दी गई है। ध्रुव कटोच साहब, क्या इशारा है ये? 11 से 12। देखिए, इसमें ऐसा है कि चीन एक तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी वेज कर रहा है। उसका मकसद यह है कि हम इतना फोर्स इधर डिप्लॉय करेंगे कि उसके बाद बातचीत के कारण भारत को मानना पड़ेगा चीन क्या कहता है। लेकिन इस बार भारत मानने वाला नहीं है। वो जितनी भी धमकी देगा या जितनी भी इस प्रकार की कोशिश करेगा चीन, इसका असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि शुरुआत में ही हमने कहा था
स्टेटस को एंटे जो अप्रैल में हालत थी वही पैदा होगी। अभी जाके बात सही है कि चीन के पास मिसाइल फोर्सेस हैं, रॉकेट फोर्सेस हैं और ये काफी ताकतवर है, लेकिन ये सिर्फ मिसाइल फोर्सेस के साथ लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। तो अभी आगे में देखेंगे कि ये अपने मिसाइल फोर्सेस के साथ क्या करता है। भारत के पास भी इस जंग लड़ने के लिए जो भी जरूरी सामान है, खास करके जहां पर हमारी मिलिट्री है, जो मिलिट्री का मोराल है, हमारा वेपन्स और इक्विपमेंट्स हैं और खास करके हमारी एयरफोर्स है, ये सब तैनात है। तो अगर ये जो स्थिति है, अगर ये युद्ध पर चले जाती है। जियानी साहब से मैं जरा ये भी जानना चाहूंगा, जियानी साहब, ये कहा जाता है कि उनके जो लिटिल एम्परर्स आते हैं, लिटिल एम्परर्स, छोटे सम्राट उनके, जिनका कद मुश्किल से 4.5-5 फीट होता है, वो वहां पर पहुंचने के बाद बंकर्स में रहते हैं, तो उनको कंप्रेस्ड ऑक्सीजन दी जाती है वहां बंकर्स में, तिब्बत के इलाकों में, और इधर लेह में आते हैं तो उनका ऑक्सीजन के बगैर काम नहीं चलता। और यहाँ की वो स्पेशल फोर्सेस हैं जो वहां पहुंचती हैं, एक्लेमेटाइज होती हैं 4-5 दिनों में और नेस्त नाबूद कर देती हैं दुनिया को। क्या बात कर रहा है चीन? क्या चीन वाकई मैच कर सकता है हिंदुस्तान को? छोड़ दीजिए मशीनें, मशीनों के साथ जो लोग हैं, जो मैन बिहाइंड द मशीन है, वो मैच कर सकता है चीन? देखिए दिनेश, दो बातें समझने की जरूरत है। पहली बात तो जो ये इतनी मिसाइल्स और ये सब की बातें आप कर रहे हैं, ये सब फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं। पहाड़ों में लड़ाई जो है वो पैरों पे जीती जाती है। इन्फेंट्री, जब तक आप उस जमीन पे कब्जा नहीं करेंगे, जब तक आप उस ऊंचाई को पकड़ के जम के खोद के नहीं बैठ जाएंगे, ये सब मिसाइल्स वगैरह जो है ये सब आपको फोर्स मल्टीप्लिकेशन देता है। तो दूसरी बात कि देखिए, चीन को हमको समझना है कि चीन का स्ट्रेटेजी क्या है और टैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। ये दो अलग चीजें हैं दिनेश। चीन की स्ट्रेटेजी है लॉन्ग टर्म, उसके लिए कैलेंडर और घड़ी कोई मतलब नहीं रखती है। ये लंबी लंबी बातचीत, लंबे लंबे डिस्ट्रिक्ट, ये जैसे कि शिवाज साहब बोल रहे थे लॉन्ग हॉल रहेगा, ये डोकलम रिपीट होगा। डोकलम सिर्फ ये है कि भूटान की टेरिटरी पे था, अनफॉर्चुनेटली ये हमारी अपनी मातृभूमि पर है। तो जो स्ट्रैटेजी चीन कहता है 10 साल तक लड़ते रहो, बातचीत करते रहो, इसको टरकाते रहो, और उसके बीच में वो अपनी टैक्टिक्स अप्लाई करता है। टैक्टिक्स उसकी है 2 कदम आगे, 1 कदम पीछे, 3 अप्लाई कदम करता आगे, रहे। 1 कदम पीछे। लेकिन अब हिंदुस्तान के तर्कश में भी वो तीर आने वाले हैं जिनका तोड़ चीन के पास नहीं है। पहले तो ये हौसला कहां से आएगा? गलत करने वाला कितना भी आक्रामक हो जाए, लेकिन उसकी आत्मा उसको बता रही होती है कि वो गलत कर रहा है, उसका मनोबल तो वहीं आधा हो जाता है। मनोबल के बगैर युद्ध नहीं जीते जाते। रह गई बात हौसले की, हिंदुस्तान का मुकाबला चीन नहीं कर सकता। और जहां तक वेपनरी की बात है, उसके खाने के नहीं दिखाने के हैं। हमारे पास कौन से हैं वो जरा देख लीजिए, और कौन आने वाले हैं वो भी देख लीजिए। राफेल के बारे में पूरी दुनिया अब जान चुकी है, और जो 36 आने वाले हैं 2022 तक, उनमें से 6 तो इसी महीने आने वाले हैं। और ये वो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है जिसका कोई मुकाबला नहीं है अभी तक पूरी दुनिया में। राफेल को नारियल चढ़ाया जा चुका है, नींबू मिर्च से दुश्मन की खराब निगाहें भी उससे हटाई जा चुकी हैं, और अब वो 25 तारीख को फ्रांस से उड़ान भरेगा और 27 तारीख को हिंदुस्तान पहुंचने वाला है। 27 तारीख को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में राफेल हाउस हो जाएंगे, और ये एक राफेल पूरे मुल्क पर भारी पड़ने का मादा रखता है। हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मार कर सकता है। लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं, अमेरिका ने भी F-28 देने की बात कही है। अमेरिका ने कहा है कि आप हमारा F-22 भी अगर तनाव बढ़ता है तो हम आपको देंगे। राफेल हमारे पास आ रहा है। अमेरिका ने कहा है कि हम अपने F फाइटर प्लेन्स जो स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, F-35, F-22 हम आपको देंगे। F-35 वो फाइटर जो चुटकियों में चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ धूल चटा सकता है। अमेरिकी सीनेट में F-22 और F-35 को भारत को देने का प्रस्ताव पेश और पास हो चुका है। और जिस तरह अमेरिका भारत के समर्थन में खुलकर खड़ा हो गया, उससे लगता है जल्द ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में ये योद्धा भी शामिल हो जाएंगे। स्पाइस बॉम्ब 2000 इजराइल ये दिया हुआ है, आपको ये मालूम है, ये वो है जो अंदर जाकर फटता है कई सारे टुकड़ों में, और जहां पर भी बंकर बनाए जाते हैं, बंकर और ट्रेंच बना रहा है ना चीन, वहां पर जहां वो कब्जा किए करके बैठा हुआ है, उसको मालूम नहीं है कि उन बंकरों को, उन ट्रेंचेस को उखाड़ फेंकने का मादा इस स्पाइस बॉम्ब में है, जो अंदर जाकर 1000 से ज्यादा टुकड़ों में फटकर ऐसे बंकर को नेस्त नाबूद करता है जैसे कभी वहां बंकर था ही नहीं। और इसका बालाकोट स्ट्राइक के वक्त पूरी दुनिया जलवा देख चुकी है। और तब जबकि हवा से हवा की रेंज, जैसा मैंने आपको बताया, राफेल की
150 किलोमीटर की है, और अगर वही आप हवा से जमीन की बात करेंगे तो करीब करीब 500 किलोमीटर की। आप समझ सकते हैं कि अगर इसमें इसकी मिटियोर वहां दुश्मन को नेस्त नाबूद करने पर आ गई तो उसका क्या होगा। लेकिन क्योंकि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, ये देख रहे हैं आप रूस से S-400, हालांकि इसके बारे में इसमें एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज अभी चाइना के पास है कि हमारा रूस से करार हुआ है, लेकिन अभी S-400 का डिलीवर होना बाकी। अब ये क्या है, ये मिसाइल को हवा में ही खत्म कर देने का मादा रखता है, और इसमें अलग अलग तरीके की अलग अलग कैपेसिटी की उन मिसाइल्स को जो दुश्मन की तरफ से आ रही हैं भांपने की, और उसको हवा में ही ट्रेस करके उसको खत्म करने का मादा इसमें होता है। S-400 ये जो है ये चीन के पास आ गया है, लेकिन हमारे पास अभी आना बाकी है। करार हो गया है और इसको एक्सपेडिएट किया जाए, इसको जल्दी किया जाए। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस का दौरा तब किया जबकि भारत और चीन के बीच में तनाव चल रहा था। वो चाहते तो वहां जो विक्ट्री परेड की 75वीं वर्षगांठ आयोजित की जा रही थी उसको टाल भी सकते थे, लेकिन उसके बावजूद वो वहां गए, क्योंकि एक तो रूस के साथ अपने पुराने संबंधों की बहाली करनी है, और जो रक्षा सौदे अभी तक अमल में नहीं लाए गए हैं, जिसमें से एक S-400 भी है, उसको जल्दी अमल में लाया जाए। और कहा यह जाता है कि अगर S-400 हिंदुस्तान के पास आ गया तो आसमान की सुरक्षा सील की जा सकती है। और यहां पर आप देख रहे हैं ये है दसॉ एयरबेस का बनाया हुआ रफेल, जो कि फ्रांस से उड़ान भरता हुआ हिंदुस्तान पहुंचेगा। फ्रांस ये क्यों लगने वाले हैं, 25 तारीख को उड़ेगा, 27 को पहुंचेगा। ये 2 दिन इसलिए लगने वाले हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी दूरी है जो आप देख रहे हैं। यहां से उड़ान भरते हुए उसको हिंदुस्तान पहुंचना है। अंबाला में उसको हाउस किया जाएगा। अंबाला में आने के बाद, वैसे भी हमने आपको पहले जो कंपैरिजंस बताए हैं उसमें बताया है कि कैसे चीन के पास जो फॉरवर्ड एयर बेस हैं तिब्बत में और जिनजियांग में, अगर उसको कुल मिला दिया जाए तो 7 होते हैं, लेकिन उसमें से अगर किसी को गिना जा सकने वाला अगर कोई एयरबेस है तो वो लासा का है, जहां पूरी स्क्वाड्रन तैनात हो सकती है। लेकिन लेह से लगा हुआ जो एयरबेस है उसमें बहुत कम, जिसको अंगारी गुंसा कहते हैं उत्तराखंड के ऊपर, उसकी उतनी अभी उसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश की जा रही है। और ये है रफेल। रफेल की खासियत जरा देख लीजिए। 27 जुलाई को भारत में पहली खेप आ रही है। 6 आ रहे हैं, 3-3 के ग्रुप में आ रहे हैं। इनके साथ इनका सपोर्ट क्रू भी होगा, इनके साथ जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो भी होंगे, क्योंकि टेक्निकल स्टाफ चाहिए होगा, उनके साथ इंजीनियर्स चाहिए होंगे। इसलिए ये 3-3 के ग्रुप में उड़ान भर रहे हैं। वहां पे 6 विमान अंबाला एयरबेस में तैनात हो रहे हैं। 6 रफेल 3-3 के ग्रुप में बांटे जाएंगे। जैसा मैं आपको कह रहा हूं, 2016 में फ्रांस को 36 रफेल का ऑर्डर दिया गया था। इसकी पहली खेप आ रही है। 6 विमान यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन बाकी के फाइटर जेट्स 2022 तक पहुंच जाएंगे। 100 किलोमीटर के दायरे में टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है और उसको और आपको यह मालूम है कि सिर्फ 24 दिन के बाद भारत की वायुसेना की ताकत में इतना बड़ा इजाफा होने वाला है। इसकी बहुत सारी खासियतें हैं, जैसे इसके कॉकपिट के बारे में, इसकी M88 इंजन के बारे में, इसके जो विंग्स हैं ये डेल्टा विंग्स हैं, ये खास तरीके के विंग्स हैं। इसका जो क्रॉस सेक्शन राडार है उसकी बहुत सारी खूबियां बताई जाती हैं। ये भी बताया जाता है कि इसको ये सेमी स्टेल्थ कैपेबिलिटी का है। आपको ये भी पता होना चाहिए, और हम में से ज़्यादातर को पता है, क्योंकि अब हम समझने लगे हैं कि ये सब जानकारियां भी हमारे पास होनी इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हमारे आसपास जो दुश्मन बैठे हुए हैं वो उन जानकारियों को न सिर्फ लेते हैं और उन जानकारियों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करते हैं, इसलिए हमको भी जानकारी से लैस होना पड़ेगा। स्टेल्थ वो होता है जब इसको रेडियो वेव से डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। जब कोई फाइटर जेट आसमान में उड़ान भर रहा होता है तो राडार ये देखता है कि वो उसकी लोकेशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, क्या उसकी पोजीशन है और वो कहां पहुंच सकता है। उसका सिग्नेचर मतलब उसको इंफ्रारेड से जब डिटेक्ट किया जाता है तो उसकी खास तरीके का सिग्नेचर अपीयर होता है, जिससे पता चलता है ये किस तरीके का फाइटर जेट है। लेकिन जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी का फाइटर जेट होता है उसकी खासियत ये होती है कि उससे जैसे ही रेडियो वेव्स टकराती हैं या तो उनको डिफ्लेक्ट कर देता है या इतने डायरेक्शन में उसको भेजता है कि कोई उससे तस्वीर निकाल पाना या कोई जजमेंट कर पाना यह मुमकिन नहीं हो पाता। मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगा और इस बारे में आपको और ज्यादा जानकारी दूंगा, लेकिन आप ये देखिए उसकी लंबाई, ऊंचाई, एयरक्राफ्ट का वजन, रेंज, इंजन। हालांकि टॉप स्पीड के बारे में ये कहा जाता है कि ये 2000 से भी ज्यादा हो सकती है। इस बारे में थोड़ा सा मेहमान हमको बताएंगे, एक्सपर्ट्स बताएंगे कि ये क्या है, कहां तक पहुंच सकती है इसकी स्पीड। लेकिन अगर आप देखें एयरक्राफ्ट का वजन 24,500, लंबाई, ऊंचाई 10.3 से 5.3 मीटर, टॉप स्पीड इस बारे में मैंने आपको बताया कि 2000 से भी ज्यादा हो सकती है। रेंज 3700 किलोमीटर, 3700 किलोमीटर। इंजन मैंने जैसा आपको बताया इसमें खास तरीके का पावरफुल इंजन लगा हुआ है और वो M सीरीज का इंजन रफेल को वो एज देता है जो इसके आसपास किसी भी दूसरे फाइटर जेट को फटकने नहीं देता। आइए मेहमानों के पास चलते हैं और ये समझते हैं, हम ये कई बार कह चुके हैं कि हमारे पास जो
एयर बेसेस हैं उनका नंबर ज्यादा है। हम बहुत जल्दी अपने फाइटर जेट्स को उन जगहों पर लेह लद्दाख में पहुंचा सकते हैं जहां उनकी जरूरत है। और दूसरे, हमारे पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट आने वाले हैं वो बेजोड़ हैं, लेकिन दिल्ली लौटकर हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से मीटिंग करने वाले हैं पीएम। और यहां पर क्योंकि वो वहां खुद फॉरवर्ड लाइंस पर पहुंचे हुए हैं, वहां से आने के बाद ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाई लेवल मीटिंग में क्या डिसाइड होता है? चीन अगर वॉक द टॉक नहीं करता, जो वो कहता है वो मानता नहीं है, कहता कुछ और है करता कुछ और है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या हम लॉन्ग हॉल के लिए तैयार रहना चाहिए हमको? क्या हमको सितंबर तक, बर्फबारी तक इंतजार करना चाहिए, या इस बार आर्या पार हो जाना चाहिए? क्या डिसाइड किया जाता है देश के प्रधान की तरफ से, यह कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। चिनूक इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। आपको अलग अलग तरीके के यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर वो है जब लेह पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले। ये स्पेशल हेलीकॉप्टर जिससे वो 11,000 फीट की नीमा, और ये आप टीवी9 भारतवर्ष पर सबसे पहली तस्वीरें देख रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है एक तरीके से। तस्वीरों के हिसाब से आप सबसे पहले इस खबर से रूबरू टीवी9 भारतवर्ष पर हुए थे, और अब ये पहली तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। स्टिल पिक्चर्स नहीं, पूरा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कैसे वो वहां पहुंचे, कैसे उनको सीडीएस ने वहां एक प्रेजेंटेशन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीडीएस बिपिन रावत दिखाई दे रहे हैं। वो उनको बता रहे हैं कि पूरे इस जगह पर क्या स्थिति है और हम क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। और यहां पर उनके साथ आर्मी चीफ भी थे, आर्मी चीफ एमएम नरवणे, और साथ में सीडीएस बिपिन रावत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अचानक लेह में इस जगह पर नीमा पहुंचे। 11,000 फीट की ऊंचाई पर बगैर एक्लेमेटाइज किए हुए सीधे वहां पहुंचे और दिखाया कि क्या दम है इस देश के प्रधानमंत्री में। और यहां पहुंचने के बाद उनको एक प्रेजेंटेशन दिया गया है, हालात के बारे में जानकारी दी गई है, जवानों का हौसला उन्होंने बढ़ाया, घायलों के साथ मुलाकात की, गलवान के हमारे जाबाजों की पीठ थपथपाई। और अब नॉर्दर्न कमांडर वाईके जोशी, उन्होंने एक पूरा प्रेजेंटेशन उनको दिया है और उनको बताया है कि अभी चीन ने जो बातें की हैं 6 तारीख को जून में, 22 तारीख को जून में और 30 तारीख को जून में, और जो करने के लिए कहा है क्या उसने किया है, और कहां पर जो कहा है उसके बिल्कुल विपरीत करता हुआ नजर आया है। ये बातें प्रधानमंत्री को बता दी गई हैं। प्रधानमंत्री लेह से लौटने के बाद दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। हाई लेवल मीटिंग में विदेश मंत्री भी होंगे, रक्षा मंत्री भी होंगे, गृह मंत्री भी होंगे। पहले रक्षा मंत्री को यहां जाना था, लेकिन अचानक ये पता चला कि शुक्रवार को होने वाला उनका दौरा लेह का जो है उसको रद्द किया गया है। और इससे पहले देश के जो आर्मी चीफ हैं वो 2 बार यहां का पहले दौरा कर चुके हैं। मई में 22 तारीख को और जून में 23 और 24 तारीख को पहले ही वो जायजा लेकर लौट चुके हैं। मनीष झा हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली में क्या तैयारी चल रही है, क्या दिमाग बन रहा है, क्या हो सकता है आगे? मनीष झा। देखिए दिनेश, दोपहर तक जब प्रधानमंत्री लद्दाख से वापस आएंगे और उसके बाद फिर यहां पर विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। प्रधानमंत्री मीटिंग लेंगे और कुल मिलाकर कहें तो जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मंत्रीगण हैं उनके साथ प्रधानमंत्री की ये मीटिंग होगी। तो प्रधानमंत्री के भारत चीन सीमा पर खुद से निरीक्षण करने के बाद जब वो वापस दिल्ली आ रहे हैं तो उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के जो मंत्रिपरिषद के अपने वरिष्ठ सदस्य हैं इन सब के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मीटिंग लेंगे। और फिर आगे की जो रणनीति है जो प्रधानमंत्री के दिमाग में है, या प्रधानमंत्री ने जो खुद वहां जाकर जायजा लिया है, जो टॉप सेना के जो टॉप कमांडर सबसे उनकी बातचीत हुई है, उसके बाद मनीष इसमें आप एक डिफेंस रिपोर्टर, डिफेंस एक्सपर्ट की हैसियत से क्या इसमें आप कोई पैटर्न देखते हैं? प्रधानमंत्री का इस पूरे मामले के दौरान कब अपीयरेंस हुआ, कब उन्होंने क्या बातें कहीं पब्लिक अपीयरेंस में, उसके बाद अचानक ये दौरा उनका होना 18 दिन बाद, गलवान की झड़प के 18 दिन बाद ये दौरा होना, पहले रक्षा मंत्री को जाना था, अचानक प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं, अब वो लौट के आने वाले हैं और ये मीटिंग होने वाली है। इसमें कोई पैटर्न, कोई इंडिकेशन देखते हैं क्या आप? देखिए इसमें सबसे बड़ा इंडिकेशन जो दिनेश जी मेरे हिसाब से है वो यही है कि अभी तक पूरी दुनिया इस बात को देख रही थी कि चीन एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसका मुकाबला कैसे करेंगे और कौन इसे फ्रंट पर लीड करेगा। और आज प्रधानमंत्री का लद्दाख दौरा दरअसल उसका मैसेज है दुनिया को कि भारत फ्रंट पर जमीन अगर चीन के खिलाफ लड़ाई होना है, अगर चीन के खिलाफ लड़ाई होनी है तो उसकी अगुवाई हिंदुस्तान करेगा। क्या यह संदेश देने की
देने के बारे में देने के बारे में यहाँ पर ये पूरी घटनाएं इशारा कर रही हैं। एक बहुत जल्दी से रिएक्शन लेता हूं मेजर जनरल सिवाज का इस पर और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। सिवाज साहब, आपके हिसाब से ये पूरे घटनाक्रम क्या इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बोला दिनेश, इसमें कोई दो राय नहीं। एक मैसेज है कि अगर आर पार की लड़ाई है, भारत ऐसा देश है जो चीन के साथ एक टक्कर लेने को तैयार है। अगर चीन अपने इलाका को छोड़ के वापस नहीं जाता, अप्रैल 2020 वाला स्टेटस को नहीं करता, तो भारत किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। भारत लॉन्ग हॉल के लिए तैयार है। भारत पूरा अपना मकसद पूरा करने तक वापस नहीं आएगा। तो एक प्रकार से पूरा वर्ल्ड भारत की तरफ देख रहा है कि ये एक देश है जो चीन से टक्कर ले सकता है। तो जो भारत का कद है वो दुनिया में बहुत बढ़ गया है और वो मोदी के कारण। तो इसलिए एक बहुत बड़ी पहल है कि भारत जो है, आज प्रधानमंत्री ने दिखा दिया चीन को कि वी मीन बिजनेस। अगर कुछ भी हो, अगर लॉन्ग हॉल है तो हम तैयार हैं। और पाकिस्तान को भी ऐसे बता दिया कि हम भारत दोनों फ्रंट पे लड़ने के लिए भी तैयार है। निम्मू जो जगह सेलेक्ट की है उसका अहमियत इसलिए है। आपसे भी इसका रिएक्शन लेता हूं। ध्रुव कटोच साहब, आपकी निगाहों में ये आपकी पारखी निगाहें क्या पड़ रही हैं? घटनाक्रम किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री का उधर जाना, इसमें ये इशारा तीन तरफ तक है। सबसे पहले जो हमारे सैनिक है उनके लिए एक बड़ा साफ मैसेज है ये कि हम आपके साथ हैं, और ये उनका हौसला अफजाई करने के लिए प्रधानमंत्री खुद सरहद पर है। दूसरा, मुझे लगता है ये चीन के ऊपर डायरेक्ट इशारा है। ये चीन को मैसेज जारी है कि भारत पूरी तरह से तैयार है। बेहतर इसी में ही है कि आप जो ये संदेश दोनों तरफ है, सीमा के इस तरफ हमारे जवानों के लिए और सीमा के उस तरफ हमारी तरफ दुश्मनी की निगाहों से देखने वाले मुल्क के लिए। जियानी साहब, आपकी निगाहों ने क्या पढ़ा और यहां आने के बाद मीटिंग में आपको क्या लगता है, क्या बातें डिस्कस हो सकती हैं? देखिए, बातें तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे डिस्कस, वहां की तैयारी का मुलाजा लिया जाएगा और जो वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है दिनेश, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, जो बिल्डअप हो रहा है, जो फौज का वहां पर लॉन्ग हॉल के लिए तैयारी करी जा रही है। जैसे मैंने पहले बोला कि चीन के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। इतनी बातचीत होने के बावजूद 6 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख, 30 तारीख चीन अभी नहीं हटा है। और जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, चीन नहीं हटेगा, वो नहीं हटेगा। ये डोकलम, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये डोकलम रिपीट होगा। वो इसको लॉन्ग हॉल देकर सर्दियों तक वेट करेगा। जब बर्फ का हिमान हो जाएगा, हमारे ज्यादातर मेहमानों का कहना यह है कि चीन बाज नहीं आएगा और हिंदुस्तान को लॉन्ग हॉल के लिए तैयार रहना चाहिए। तो क्या हम लॉन्ग हॉल की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी उससे भी आगे निकल चुकी है? लॉन्ग हॉल नहीं, अब बर्फ पड़ने का इंतजार नहीं होगा, उससे पहले संदेश दे दिया जाएगा। असल में सामरिक मैदान में जो होता है उसमें बहुत सारे कूटनीतिक इशारे छिपे होते हैं और कूटनीति की दुनिया में जो होता है उसमें बहुत सारे इशारे ये होते हैं कि अब सामरिक स्तर पर क्या किया जाना है। विष्णु साहब, इसमें क्या इशारे छिपे हुए हैं? क्या इसमें कोई कूटनीतिक इशारा भी है? सब इशारे हैं। सबसे बड़ा जो इशारा है वो हमारी फौज के लिए है। जब देश का नेता, देश का प्रधानमंत्री फौज के साथ फ्रंट पे होते हैं तो आप समझते हैं कि उनके मनोबल में कितना फर्क पड़ता है। और मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि जब कोरोना वायरस चीन में हुआ था तो 2 महीने चीन के राष्ट्रपति जी गायब थे। तो ये फर्क है हमारे लोगों में और किसी और लोगों में कि हमारे जो जनरल्स हैं, हमारे प्रधानमंत्री सबके साथ हैं। हम हर एक चीज के लिए तैयार हैं दिनेश जी। हम लॉन्ग हॉल है तो उसके लिए तैयार हैं, चीन के खिलाफ मेजर्स लेने को तैयार हैं, हम दुनिया को दिखाने को तैयार हैं कि चीन का असली चेहरा क्या है। पर मैं दोबारा कहूंगा कि जो चीन के साथ जंग में ना चीन को फायदा है ना हमको फायदा है। और हमको ज्योग्राफी की बात है कि चीन और भारत एक दूसरे के पड़ोसी रहेंगे, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि किसी तरह चीन को समझाया जा सके। पर समझाया तब जाएगा जब हम अपनी ताकत से बात करेंगे। हम कमजोरी से बात नहीं कर रहे हैं, हम ताकतवर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि हम उनको पछाड़ सकते हैं। पर फिर भी हमारी ये कोशिश है कि बातचीत का दौरा बढ़ाया जाए आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि चीन के साथ हमको सदाशयता चाहिए, लेकिन ये वो मुल्क नहीं है जो सदाशयता को सदाशयता की जुबान में समझता हो। एक हाथ में स्टिक रखनी होगी और फिर सदाशयता की बात करनी होगी, तब ये मुल्क समझेगा। लेकिन क्या मनीष झा, ये हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स को लेकर हमारी पॉलिसीज में अभी तक जो हम चलता देखते आए हैं
उसमें क्या मेजर ड्रिफ्ट यहां से हो सकता है चाइना को लेकर या हमारी नीतियों को लेकर? कम से कम हमारी सदाशयता की जिन नीतियों का गलत फायदा उठाया गया है, क्या आप समझते हैं कि कोई बड़ा चेंज आ सकता है, या उधर कोई बहुत नहीं, लेकिन चीन को लेकर हमको क्या करना है वो वक्त वक्त पर हम बताते रहेंगे? देखिए, भारत चीन तनाव को लेकर अगर 15 जून एक निर्णायक मोड़ था, तो आज की तारीख में 3 जुलाई भी दूसरा एक निर्णायक मोड़ है, जब स्वयं प्रधानमंत्री सीमा पर गए। और वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि पिछले 24-48 घंटे का घटनाक्रम, विष्णु प्रकाश जी हमारे साथ हैं और वो इस बात को तस्दीक करेंगे कि भारत पहले कभी हांगकांग के मामले में कुछ भी नहीं कहता था। कल विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किए गए, उसमें यही कहा गया कि हम चीन के साथ सामरिक और राजनयिक स्तर पर बातचीत करते रहेंगे, लेकिन चीन के लिए अच्छा होगा कि वो एलओसी से अपने स्टेटस को बहाल करे। तो मैसेज है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको यानी चीन को स्टेटस को अगर बहाल नहीं करेंगे तो भारत इस बात को लेकर मैं विष्णु जी के पास जाता हूं जल्दी से, क्योंकि अब मुझको एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। मैं विष्णु जी से इस पर टिप्पणी ले लेता हूं। विष्णु जी, हमने ये देखा है कि अगर आप उन लोगों के साथ जिनको ये भाषा समझ में आती है एग्रेसिव नहीं रहेंगे तो इसका गलत फायदा उठाते हैं। अब पाकिस्तान के साथ भी हिंदुस्तान ने ये नीति अपनाई है और इसको शुरू किया है कि जब कभी उसने कश्मीर की बात की, हम पूछते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान हम लेने वाले हैं, बोलो आगे क्या करोगे? क्या आगे हम तिब्बत को लेकर, हांगकांग को लेकर और मुखर होकर क्या हम इसको परस्यू करने वाले हैं? हम हरेक वो चीज करेंगे जो कि हमारे हित में है, जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है। इमोशनल होके कुछ नहीं करेंगे, जल्दबाजी में कुछ नहीं करेंगे। पर जैसे हांगकांग में की हमने बात की है, वो एक पहली बार की गई है। जिस तरह से हमारी भाषा बदली है वो पहली बार हुई है, जो हम एक्शंस ले रहे हैं वो पहली बार हो रहे हैं। तो भारत हर एक एक्शन लेगा, क्योंकि ये भारत वो नहीं है जो कि बैठ जाएगा, कहेगा कि मैं मुंह इधर कर लेता हूं, आप एक और करो। हम एक शक्तिशाली देश हैं, पर शक्ति का प्रयोग बड़ा सोच के करना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। चीन को अगर यह समझाना है तो जाहिर है उसको भी शक्ति से ही समझाया जा सकता है, और इसीलिए एक डॉक्ट्राइन ये भी कहती है कि वॉर के जरिए ही पीस मुमकिन है। अगर पीस की कीमत यह है तो फिर यह भी चुकानी होगी। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। TV9 नेटवर्क, 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती, 56 करोड़ इंप्रेशंस, इंडियाज नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, TV9 नेटवर्क।